हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss rights of an unpaid seller. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मैक्सिमम प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्कस कर लिया है। और अब हम इसका लास्ट प्रोविज़न जो है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर में हम पहले ये देखेंगे कि हम एक सेलर को कब ऐसा बोलते हैं कि वो अनपेड हो गया है। तो अनपेड वो किन कंडीशंस में होगा, कंडीशंस अंडर विच अ सेलर इज कंसिडर्ड एज अनपेड। किस सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में हम एक सेलर को अनपेड कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम किसी भी सेलर को अनपेड कंसिडर करेंगे, या फिर हम किसी भी अगर सेलर को अनपेड कह रहे हैं तो उसमें इन 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये कंडीशंस हैं, फर्स्ट है यहाँ पर ही मस्ट सेल गुड्स फॉर कैश, मतलब वो कैश में सेलिंग करना चाहिए उन गुड्स की। नॉट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर मतलब उधार पर वो कोई भी जो है सेल नहीं करेगा गुड्स। एंड ही मस्ट बी अनपेड, और अब वो जब उधार पर कुछ नहीं देगा तो वो कैश में ही डील कर रहा होगा और उसको वही कैश में कुछ उसे नहीं मिला होगा, जो भी प्राइस होगा उसके गुड्स का उसमें से कुछ प्राइस जो है वो उसे नहीं मिला होगा। तो इसमें यहाँ पर ये भी है कि वो अनपेड रह जाना चाहिए उस प्राइस का कुछ अमाउंट। लेट्स से अगर कोई भी गुड्स जो है, एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर वो 100 रुपीज़ का कोई गुड्स है उसके पास, और अगर कोई भी बायर जो है वो उसको उस 100 रुपीज़ के बदले में सिर्फ 95 रुपीज़ ही देता है, तो इतना माइन्यूट सा अमाउंट भी, मतलब 5 रुपीज़ भी अगर यहाँ पर बायर ने उसको पे नहीं करे हैं तो उसमें भी, इस केस में भी हम यहाँ पर सेलर को अनपेड कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए कोई माइन्यूट सा अमाउंट भी अगर बायर नहीं पे करता तो उस केस में भी ये नहीं है कि हम इसको ऐसे ही मान लेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि प्राइस ऑफ द गुड्स में और जो भी बायर ने पे किया उसमें, तो इसीलिए यहाँ पर सेलर जो है वो अनपेड नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर 99 रुपीज़ में भी अगर सेलर को वो सामान बेचना पड़ा होता जो कि 100 रुपीज़ का था और बायर ने सिर्फ 99 रुपीज़ ही उसे दिए होते, तो यहाँ पर 1 रुपये के लिए भी हम सेलर को अनपेड मानते। तो इसीलिए यहाँ पर वो कैश में डील कर रहा होना चाहिए, वो जो गुड्स सेल करेगा वो कैश में ही सेल कर सकता है, क्रेडिट पर नहीं। और उसके बाद उसको कुछ भी अमाउंट जो है वो अनपेड रह जाना चाहिए, तभी हम उसे अनपेड सेलर जो है वो कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन है ही मस्ट बी अनपेड आइदर पार्टली और होलली, मतलब कि उसको अनपेड होना चाहिए, या तो पूरा ही वो अनपेड रह गया या फिर कुछ पार्ट अनपेड रह गया है और कुछ पार्ट बायर ने उसको पे कर दिया है। तो अब यहाँ पे पार्टली कैसे पेमेंट हो सकती है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा कि हमने देखा यहाँ पर कि अगर वो प्रोडक्ट जो है, वो गुड्स जो है वो 100 रुपीज़ के थे और इस केस में यहाँ पर बायर ने सिर्फ 95 रुपीज़ ही सेलर को दिए या उसको पे करे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पार्टली अनपेड रह गया सेलर। और अगर इस केस में ऐसा होता कि यहाँ पर बायर ने पूरे 100 रुपीज़ ही पे नहीं किए होते उन गुड्स के बदले में सेलर को, तो फिर हम यहाँ पर कहते कि यहाँ पर वो जो सेलर है वो होलली अनपेड है, मतलब सारा ही अमाउंट जो है वो बायर ने सेलर को पे नहीं किया है। लेकिन इस केस में यहाँ पर अगर 95 रुपीज़ जो है वो बायर सेलर को दे देता है 100 रुपीज़ के बदले में, और 5 रुपीज़ अभी उसे और पे करने हैं, तो फिर इस केस में हम कह सकते हैं कि सेलर वहाँ पर पार्टली अनपेड है। तो इसीलिए वो सेलर जो है वो पार्टली अनपेड भी हो सकता है और होलली अनपेड भी हो सकता है। तो हम दोनों ही कंडीशन में उसको अनपेड ही कंसिडर करेंगे। तो अब लास्ट कंडीशन है यहाँ पर ही मस्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट व्हेन ऑफर्ड बाय बायर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी
सेलर है उसको रिफ्यूज़ करने नहीं करना है। जब भी कोई बायर जो है अगर उसको वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है तो यहाँ पर सेलर जो है वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेट्स से इसी एग्जाम्पल में अगर 100 रुपीज़ जो है वो बायर पे कर रहा होता सेलर को, और वहाँ पर फिर सेलर जो है अगर वो मना कर देता कि उसको जो है सिर्फ ये कहलवाने के लिए कि वो एक अनपेड सेलर है, तो ऐसा वो सेलर जो है वो नहीं कर सकता, उसको रिफ्यूज़ नहीं करना है वो अमाउंट जब बायर वो अमाउंट जो है वो पे करने के लिए रेडी है। तो अब अगर इस केस में यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है अगर बायर देना चाहता है सेलर को, तो सेलर को वो 100 रुपीज़ जो है वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो उस पेमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता जब बायर वो पेमेंट उसको ऑफर कर रहा है। तो यही 3 कंडीशंस हैं जिनमें हम किसी भी सेलर को अनपेड सेलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही तीनों पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं कि हम एक सेलर को कब अनपेड सेलर कंसिडर करेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पर, कि अगर कोई भी ऐसा सेलर है अगर वो अनपेड रह जाता है तो फिर उस केस में क्या उसके राइट्स होंगे ताकि उसके साथ जस्टिस हो पाए। तो अब यहाँ पे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में यहाँ पर 2 हेड्स के अंदर यहाँ पर राइट्स मिलते हैं किसी भी अनपेड सेलर को। तो पहला राइट होता है अगेंस्ट द गुड्स, कि गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होंगे एक अनपेड सेलर के, और राइट्स अगेंस्ट द बायर, और बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होंगे किसी भी अनपेड सेलर के पास। तो अब यहाँ पे अगेंस्ट द गुड्स से स्टार्ट करते हैं, राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स से। तो अब यहाँ पे ऐसे 3 राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं किसी भी एक अनपेड सेलर के पास जो कि अगेंस्ट द गुड्स हैं उसके पास। तो अब वो क्या उन गुड्स के साथ कर सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट राइट है यहाँ पर राइट टू लीन। अब ये राइट टू लीन वाला पॉइंट जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसको हम राइट ऑफ अनपेड सेलर के रिस्पेक्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल ही लिया है क्योंकि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसे समझने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो बुकिश लैंग्वेज को, इसीलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं ताकि आप इसको आगे तक याद रख पाएँ, रिटेन कर पाएँ। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं एक सेलर है जिसके पास कुछ गुड्स हैं और वो एक अनपेड सेलर है, यहाँ पर उसको उन गुड्स के अगेंस्ट जो है वो कुछ प्राइस जो है वो नहीं मिला है। तो इसीलिए अब ये सेलर है और इसके पास कुछ गुड्स हैं। तो अब ये क्या कर सकता है इन गुड्स के साथ, रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स, कि वो उन गुड्स का पोजेशन जो है वो रिटेन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर सेलर ने बायर को वो गुड्स सेल करने थे, मतलब इस केस में ऐसा हुआ है कि उन गुड्स की जो ओनरशिप है वो यहाँ पर सेलर ट्रांसफ़र कर चुका है बायर को, लेकिन अभी उसने पोजेशन ऑफ द गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है, मतलब अभी उसने जो गुड्स हैं वो डिलीवर नहीं करे हैं बायर को। तो अब हमने राइट टू लीन में ये देखा कि जो सेलर है वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है, अपने घर पे रख सकता है, अपनी पोजेशन में रख सकता है। तो इसीलिए ये राइट है सेलर का कि अगर वो एक अनपेड सेलर है तो फिर उसके केस में वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है एंड रिफ्यूज़ टू डिलीवर अंटिल द ड्यू इज़ पेड, और वो उनको डिलीवर करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है बायर को कि वो उन गुड्स को तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि उन गुड्स पे पूरी पेमेंट नहीं हो जाती। तो इतना तो राइट यहाँ पर अनपेड सेलर को मिलेगा ही कि वो उन गुड्स की डिलीवरी रोक सकता है और वो बायर को ऐसा बोल सकता है कि जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो उन गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ राइट टू लीन। अब नेक्स्ट राइट है यहाँ पर राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट। अब इसका मतलब है कि अब हमने इस केस में तो ये देखा कि अभी सेलर ने वो गुड्स जो हैं वो अपने पास ही रखे हुए थे, उसने डिलीवर नहीं करे थे, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ है कि सेलर जो है वो एक अनपेड सेलर है यहाँ पर, और अब वो उन गुड्स को जो है वो कैरियर में है, वो गुड्स मतलब वो भेज चुका है उन गुड्स को, अभी रास्ते में हैं गुड्स, वो अभी बायर तक पहुँचे नहीं हैं। तो अब गुड्स जो हैं वो सेलर के पास से तो निकल कर कैरियर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कैरियर ने वो गुड्स जो हैं वो बायर तक नहीं पहुंचाए हैं। तो फिर इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर राइट टू स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट, अभी गुड्स जो हैं वो ट्रांजिट में है, कैरियर के पास ही हैं। तो इसीलिए अब सेलर यहाँ पर कैरियर को बोल सकता है कि क्योंकि बायर ने यहाँ पर पूरी पेमेंट नहीं करी है, इसीलिए आप उन गुड्स की जो डिलीवरी है वो रोक दो।
तो इसीलिए वो स्टॉप कर सकता है उन गुड्स की डिलीवरी को। तो ये भी राइट एक अनपेड सेलर को मिलेगा कि अगर वो बाय चांस उन गुड्स को भेज चुका है, कैरियर में है वो गुड्स, तो वो कैरियर में भी उन गुड्स को स्टॉप कर सकता है। तो अब इसीलिए यहाँ पर बायर को वो गुड्स नहीं मिलेंगे, कब तक? जब तक कि वो ड्यू पेमेंट जो भी होगी वो उसको पे नहीं कर देता। तो अब नेक्स्ट राइट है यहाँ पर अगेंस्ट द गुड्स कि राइट टू रीसेल द गुड्स। अब यहाँ पर सेलर, किसी भी एक अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि वो जो गुड्स उसके पास हैं, जो भी बायर ने परचेज किए थे और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो प्राइस पे नहीं किया है, तो फिर अब वो जो अनपेड सेलर है वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है, मतलब किसी और बायर को वो उन गुड्स को सेल कर पाएगा। तो अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर कोई भी सेलर जो है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है? तो किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है? कंडीशंस ऑफ रीसेल क्या होंगी यहाँ पर? पेरिशेबल गुड्स होने चाहिए वहाँ पर, कि अगर ऐसे गुड्स हैं यहाँ पर सेलर के पास जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर जो सेलर है, जो भी अनपेड सेलर है, वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी और बायर को, ताकि वो गुड्स जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं सेलर के पास ही रखे हुए। इसमें सेलर को नुकसान हो सकता है, एक तो उसको पेमेंट भी नहीं मिला उन गुड्स के अगेंस्ट और ऊपर से उसके गुड्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये राइट मिलता है एक अनपेड सेलर को कि वो उन गुड्स को, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं, मतलब वो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो उन गुड्स को किसी और बायर को भी सेल कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर एक्सप्रेसली रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व्ड राइट्स। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तय हो गया था कि अगर यहाँ पर बायर जो है वो पूरी पेमेंट नहीं करेगा उन गुड्स की, तो जो सेलर है वो उन गुड्स को रीसेल कर पाएगा। तो बायर और सेलर जब उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहे थे, उसी टाइम पर ये डिसाइड हो गया था कि अगर यहाँ पर बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो फिर उस केस में जो सेलर है वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। ये राइट्स पहले ही जो है वो सेलर ने रिजर्व कर लिए थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेक हो रहा था। नेक्स्ट कंडीशन है सेलर हैज़ गिवन नोटिस टू बायर दैट ही विल रीसेल द गुड्स इफ़ बायर स्टिल नॉट पे हिम द प्राइस। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर जो है वो एक नोटिस दे देगा बायर को कि वो जो गुड्स बायर ने उससे लिए हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करी है, वो उन गुड्स को रीसेल करने वाला है अगर बायर जो है वो उसको पेमेंट नहीं करता है। तो ऐसा सेलर जो है वो सिर्फ नोटिस दे देगा बायर को कि वो उन गुड्स को रीसेल करने वाला है और बायर उनके अगेंस्ट पेमेंट कर दे, अगर वो ऐसा नहीं चाहता कि वो उन गुड्स को रीसेल करे। तो ऐसा सेलर कर सकता है यहाँ पर कि वो नोटिस दे सकता है बायर को। तो इन्हीं 3 कंडीशंस में जो है वो राइट टू रीसेल मिल सकता है किसी भी एक अनपेड सेलर को। तो अब ये तो राइट्स हुए जो कि हमने अगेंस्ट द गुड्स देख लिए। अब हम अगेंस्ट द बायर देखेंगे कि क्या राइट्स होंगे एक अनपेड सेलर के अगेंस्ट द बायर। तो अब यहाँ पर राइट्स अगेंस्ट द बायर में 3 राइट्स हैं जो एक अनपेड सेलर को मिलेंगे। तो फर्स्ट राइट है यहाँ पर सूट फॉर प्राइस। अब यहाँ पर जो सेलर है, जो भी अनपेड सेलर है, वो यहाँ पर केस फाइल कर सकता है बायर के ऊपर प्राइस को लेकर। उन गुड्स का प्राइस जो कि बायर ने पे नहीं करा है उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर जो भी अनपेड सेलर है वो बायर के ऊपर केस फाइल करेगा कि आप अब वो जो गुड्स थे उनका प्राइस जो है वो पे कर दो। तो अब ऐसा किस कंडीशन में होगा? अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलर है वो ऑलरेडी गुड्स को ट्रांसफ़र कर चुका है बायर को। तो अब इस कंडीशन में गुड्स तो उसके हाथ में नहीं रहे, वो ऑलरेडी उन गुड्स को डिलीवर कर चुका है। तो अब बायर के पास गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हैं, उसको गुड्स मिल चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर अब जो सेलर है वो सिर्फ वहाँ पर प्राइस के लिए ही सूट फाइल कर सकता है कि बायर को वो गुड्स मिल गए तो अब उसके अगेंस्ट जो है आप प्राइस पे कर दो। तो अब सेलर कैन ओनली सू फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस। अब यहाँ पर सेलर जो है वो सिर्फ रिकवरी के लिए ही यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो गुड्स को अब रिकवर नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सिर्फ यहाँ पर प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए ही सूट फाइल कर सकता है। तो इसीलिए ये राइट है सूट फॉर प्राइस। नेक्स्ट राइट है यहाँ पर सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डैमेजेस के लिए कोई भी अनपेड सेलर जो है वो सूट फाइल कर रहा है। अब डैमेजेस कैसे हो सकते हैं उसको? लेट्स से सेलर ने जो है वो बायर को कुछ गुड्स भेजे हैं
और उसके बाद वहाँ पे बायर जो है वो उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो अब अगर वो गुड्स पेरिशेबल गुड्स हुए, जिन गुड्स का लाइफ टाइम कम होता है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ पर सेलर को डैमेजेस हो गए, उसके गुड्स जो है वो खराब हो गए। तो फिर इस केस में जो सेलर है वो डैमेजेस को कंपनसेट करवाने के लिए यहाँ पर बायर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो अब इस केस में बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स द डिलीवरी, मतलब यहाँ पर बायर ने जानबूझकर ऐसा किया है, रॉन्गफुली ऐसा किया है कि उसने उन गुड्स की डिलीवरी को नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से। और इसके बाद सेलर सू फॉर डैमेजेस बाय नॉन एक्सेप्टेंस, उसको डैमेजेस जो भी हुए हैं नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, तो सिर्फ यहाँ पर सेलर उस डैमेजेस के लिए ही केस फाइल करेगा, उन्हीं डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। तो अब ये तो हुआ सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। अब स्पेशल डैमेजेस का केस क्या होता है, तो अब यहाँ पे डैमेजेस पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को पता होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उनको ये पता होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम ही कि हमें फ्यूचर में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, और इसीलिए कंटिजेंसी के लिए ही यहाँ पर स्पेशल डैमेजेस का प्रोविज़न बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकते हैं। मतलब ऐसा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड हो जाता है कि फ्यूचर में अगर दोनों में से कोई भी पार्टी जो है अगर वो ब्रीच करती है, कोई भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने से मना करती है, तो फिर उस केस में कितने डैमेजेस होंगे, तो उनके लिए पहले ही प्रोविज़न बना लिया जाता है दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के पार्ट पर। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेशल डैमेजेस को रिकवर करने के लिए ही यहाँ पर जो सेलर है वो सूट फाइल कर सकता है बायर के अगेंस्ट। तो इसीलिए यही तीनों राइट्स थे जिसमें हमने देखा सूट फॉर प्राइस कर सकता है यहाँ पर सेलर अगर वो गुड्स भेज चुका है, तो सूट फॉर डैमेजेस कर सकता है अगर बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है बाद में और उससे वहाँ पर जो सेलर है उसका नुकसान हो जाता है, और स्पेशल डैमेजेस के लिए भी वो केस फाइल कर सकता है स्पेशल डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, जो डैमेजेस पहले ही एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गए थे। तो यही राइट्स थे एक अनपेड सेलर के कि अगर कोई भी एक अनपेड सेलर है तो वो कैसे उसके साथ जस्टिस हो सकता है, कैसे वो अपना प्राइस जो है वो रिकवर कर पाएगा। तो अब आई होप आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।